बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसहफ की 15th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर हम आज की इस एपिसोड का आगाज करते हैं। सारे घर में दबादब सा शादी का शोर उठ चुका था। गो के अभी सिर्फ निकाह था, मगर मेहताब ताई भरपूर तैयारियां कर रही थी। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि फवाद जल्द ही वापस घर आ रहा था। इस खबर से महमल पे तो कोई असर ना हुआ, अलबत्ता ताई अम्मा अपनी अंदरूनी खुशी छुपाए सब कुछ महमल पर डाल गई थी। सोच रहे हैं थोड़ा सा गहमा गहमी वाला फंक्शन रख लें ताकि महमल का दिल बहल जाए, वरना सच पूछो तो मुसरत के जाने के बाद से वो बहुत गुस्सी गई है। अब हमारा दिल तो नहीं चाहता कि शोर हंगामा हो, मगर बस महमल अच्छा महसूस करे इसलिए वो किसी न किसी को हर वक्त फोन पर वजाहतें दे रही होती थी। महमल चुपचाप किचन में काम निपटाती रहती, जैसे वो खामोश मातम कर रही थी। नमाजें, तस्बीहात, दुआएं वो सब कर रही थी। हाँ, मस्जिद वो अभी नहीं जा रही थी। मस्जिद जाकर सुकून मिलता था और फिलहाल वो सुकून नहीं चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ मातम चाहती थी, मुसरत का या शायद अपना वो नहीं जानती थी। फोन की घंटी बजी तो वो जो रुमाल से मेज साफ कर रही थी आहिस्ता से रुमाल छोड़कर उठी। स्टैंड पर रखा फोन मुसलसल बजे जा रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती करीब आई और रिसीवर उठाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमल निस्वानी आवाज रिसीवर में गूंजी थी। वो लम्हे भर में ही पहचान गई थी। फरिश्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हुमायूं ने मुझे बताया कि तुम। फरिश्ते कदरे परेशानी से कह रही थी कि इसने तेजी से बात काटी। हुमायूं हर बात आपको क्यों जाकर बताते हैं? इनसे कहें हाँ, ऐसा मत किया करें। मगर महमल तुम इस तरह कैसे? आप लोग मुझे अहमद क्यों समझते हैं? क्यों मेरे लिए परेशान हो रहे हैं? मेरी माँ मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी के फैसले खुद करने दें। महमल, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छा ठीक है, जो करना है सोच समझ के करना। ओके, चलो अब हुमायूं से बात करो। अरे नहीं, वो रुकती रह गई मगर फरिश्ते ने फोन इसे पकड़ा दिया था। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है और तुम्हारे वो फेरी टेल ससुराल वाले इजाजत दें तो क्या मैं और फरिश्ते तुम्हारे शादी के फंक्शन में आ सकते हैं? हुमायूं, पीछे से फरिश्ते की तंबी आवाज उठी। क्यों महमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो तंजिया बोला था। हाँ श्योर, क्यों नहीं। जुम्मे को रात 8 बजे फंक्शन है, जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज। इसने खट से फोन बंद कर दिया। गुस्सा इतना उबल रहा था कि फरिश्ते से भी बात करने को जी नहीं चाहा था। फोन की घंटी फिर से बजने लगी। मगर वो सर झटक कर मेज की तरफ बढ़ गई जहां झाड़ पोंछ का रुमाल इसका इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट पार्ट। ब्यूटिशियन ने कामदार दुपट्टा इसके सर पे रखा और फिर इसे एक हाथ से पकड़े वो झुककर ड्रेसिंग टेबल से पिने उठाने लगी। महमल बुद्ध बनी स्टूल पर बैठी सामने आईने में खुद को देख रही थी। ब्यूटिशियन इसके पीछे खड़ी इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। वो कामदार शलवार कमीज गहरे सुर्ख रंग की थी जिस पर सिल्वर सलमा सितारे का काम था। साथ में नाजुक सा व्हाइट गोल्ड और रूबी का नेकलेस था और एक खूबसूरत कीमती सा टीका जिसमें बड़ा सा सुर्ख रूबी जुड़ा था इसके माथे पे सजा था। जाने ताई ने कब ये सब बनवाया था। वो भी चुपचाप हर चीज पहनती गई। घर में होने वाले हंगामों से कहीं नहीं लगता था कि मुसरत को मरे हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए, मगर वो शिकवा किससे करती? मुसरत की जिंदगी में भी इनकी कोई अहमियत कहाँ थी कि मरने के बाद कोई इन्हें याद रखता। और सुना था आज तो फवाद भी आ गया था। फिर काहे का मातम। और वो अपने कमरे के बजाय ताई के कमरे में थी ताकि वो ठीक से तैयार हो जाए। इसे तैयार करने के लिए ताई ने 2 माहिर ब्यूटिशियन लड़कियां बुलवाई थी जो काफी देर से इस पे लगी हुई थी। दफ्तन बाहर लॉन से अचानक आवाजें गूंजने लगी। वो जरा सी चौंकी। क्या फवाद आ गया था? ये आवाज तो सुना। ये दरवाजा थोड़ा सा खोल दो, बेचैनी से इसने ब्यूटिशियन से कहा तो वो सर हिलाती आगे बढ़ी और लॉन्च में खुलने वाला दरवाजा आध खोल दिया। सामने लॉन्च का मंजर आधा नजर आ रहा था और इसका शक दुरुस्त था। तुम इधर क्यों आई हो? ताई मेहताब की तिलमिलाती बुलंद आवाज अंदर तक सुनाई दे रही थी। फिक्र मत करें, मैं रंग में भंग डालने नहीं आई। महमल की शादी है, मेरा आना फर्ज बनता था। वो इत्मीनान से कहती सोफे पर बैठी थी। अध खुले दरवाजे से वो महमल को साफ नजर आ रही थी। स्याह अबाए के ऊपर स्याह हिजाब के तंग हाले को चेहरे के गिर्द लपेटे वो अब बेनियाजी से टांग पे टांग रखे बैठी एतराफ का जायजा ले रही थी।
महमल ने लम्हे भर को महसूस करना चाहा कि इसे फरिश्ते के आने से खुशी हुई है, मगर इसे अपने महसूसियात बहुत जामिद लगे थे, बर्फ की तरह ठंडे। अंदर बाहर खामोशी ही खामोशी थी। फरिश्ते आए या फवाद, अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर हम तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता तस्लीम नहीं करते। ना करें, मुझे परवाह नहीं। वो अब हाथ में पकड़े मोबाइल के बटन दबाती इसकी तरफ यूं मुतवज्जा थी जैसे सामने गुस्से से बल खाती ताई मेहताब की कोई अहमियत ना हो। फरिश्ते के पास मोबाइल नहीं था, वो शायद हुमायूं का मोबाइल लेकर आई थी। देखो लड़की, तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, बेहतर है कि तुम चली जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलवाऊं। फिर आप गार्ड को बुलवा लें, क्योंकि मैं तो ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। सॉरी। तुम कैसे नहीं जाओगी? तुम्हारा ताल्लुक मिसेस करीम, मैं मोबाइल पे बिजी हूँ, आप देख रही हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करें, और प्लीज महमल को बुला दें। वो टांग पे टांग रखे बैठी मोबाइल पे चेहरा झुकाए हुए मसरूफ थी। महमल के लबों को हल्की सी मुस्कुराहट छू गई। फरिश्ते बदतमीज या बदलिहाज ना थे, बल्कि वो अपने अजली ठंडे और बावकार अंदाज में ताई को बहुत आराम से जवाब दे रही थी। अलबत्ता महमल बदतमीजी कर जाती थी। इसे लगता था वो कभी भी फरिश्ते की तरह पुरएतमाद और बावकार नहीं बन सकेगी। महमल तुमसे नहीं मिलेगी, तुम जा सकती हो। आगा जान की आवाज में मोबाइल में मसरूफ फरिश्ते ने चौंक कर सर उठाया। वो सामने से चले आ रहे थे, कर्फ लगे शलवार कमीज में मलबूस, कमर पे हाथ बांधे, वो गजब की तस्वीर बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम चचा करीम। वो मोबाइल रखकर उठ खड़ी हुई, चेहरे पे अजली एतमाद और सुकून था। फरिश्ते, तुम यहाँ से जा सकती हो, आप मुझे निकाल सकते हैं? वो जरा सा मुस्कुराई। आपको लगता है करीम चचा आप मुझे निकाल सकते हैं? मैंने कहा यहाँ से जाओ। वो एकदम गुस्से से धाड़े थे। मैं भी इतना ही ऊंचा चीख सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं यहाँ से ये करने नहीं आई, मैं सिर्फ महमल से मिलने आई हूँ। वो सीने पे हाथ बांधे पुरएतमाद से इनके सामने खड़ी थी। लॉन में सब इकट्ठे होने लगे। लड़कियां एक तरफ खड़ी लाइन सी इशारों में एक दूसरे से पूछ रही थी। असद चचा, गुफरान चचा, फिजा चची और नाइमा चची भी वहीं आ गई थी। हसन भी शोर सुनकर सीढ़ियों से उतर आया था। लॉन्च के बीचों बीच आगा जान के सामने खड़ी वो दराज कर सयाह बाया वाली लड़की कौन थी? बहुत सी आंखों में सवाल उठा। तुम्हारा महमल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तुमसे नहीं मिलेगी, सुना तुमने? आप यही बात महमल को बुलवाकर पूछ लेना करीम चचा कि वो मुझसे मिलेगी या नहीं। हम तुम्हें नहीं जानते कि तुम कौन हो, कहाँ से उठकर आ गई हो। तुम फौरन निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगा जान, ये कौन है? हसन उलझा हुआ आगे बढ़ा। तुम बीच में मत बोलो। उन्होंने पलटकर इतनी बुरी तरह से धड़का कि हसन खाइफ सा हो गया। हटो। ब्यूटिशियन का हाथ हटाकर वो उठी और कामदार दुपट्टा संभालती नंगे पांव बाहर को लग गई। आप मुझसे मिलने आई हैं? लॉन्च के सिरे पे वो रुककर बोली तो सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। फरिश्ते जरा सी मुस्कुराई। करीम चचा कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। महमल, तुम अंदर जाओ। ताई मेहताब परेशानी से आगे बढ़ी। आगा जान, ताई अम्मा, फरिश्ते को तो मैंने खुद शादी में इनवाइट किया है, आप घर आए मेहमान को कैसे निकाल सकते हैं? तुमने? ताई मेहताब भौंकी रह गई। तुम जानती हो इसे? हाँ, मैंने जानती हूँ। और ये कैसे नहीं जानती होंगी? इनके तो उस आशिकी अजीजा है। अजीजा है ना ये? कोई तमस्कुराना अंदाज में कहता सीढ़ियों से उतर आता। महमल ने चौंक कर गर्दन उठाई। वो फवाद था। हशाश बशाश चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट लिए वो इनके सामने आन खड़ा हुआ। ये कौन है? फरिश्ते ने कदरे नागवारी से इसे देखकर महमल को मुखातिब किया। ये इस मुल्क में कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है, जिनको कानून ज्यादा देर तक हिरासत में नहीं रख सकता। एक जताती नजर फवाद पर डालकर इसने चेहरा मोड़ लिया था। आप अंदर आ जाएं फरिश्ते, बैठकर बात करते हैं। हरगिज नहीं। ताई तेजी से आगे बढ़ी। महमल, ये लड़की फ्रॉड है, ये सिर्फ इब्राहिम की जायदाद के पीछे आई है। वो तो आप भी हैं मेहताब आंटी, और शायद इसीलिए आप महमल को बहू बना रही हैं। इसने फरिश्ते को किसी से इतनी दृष्टि से बात करते आज पहली बार देखा था, मगर इसे हैरत नहीं हुई थी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मैं बीच में बोलूंगी, महमल के लिए मैं जरूर बोलूंगी। वो पलटी और महमल को दोनों कंधों से थामकर अपने सामने किया। महमल, मुझे बताओ, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है कि तुम्हें क्यों मजबूर करेंगे इस शादी पे? मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, ये मेरा अपना फैसला है, मैं इस पे खुश हूँ। फरिश्ते एकदम चुप सी हो गई। इसके शानों पर इसके हाथ ढीले पड़ गए। सुन लिया तुमने, अब जाओ। आगा जान ने इस्तेज़ाई और सर झटका और दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो इनकी तरफ मुतवज्जा ना थे।
महमल, तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया? वो दुख से इसे देख रही थी। जब किसी को अपना मुखलिस दोस्त कहा जाता है और अपने दोस्त की मोहब्बत और खुलूस के दावे किए जाते हैं तो इतने बड़े फैसलों से कबल इसे मुतल्ला भी किया जाता है। मैं आपको बताने ही मैं अपनी बात नहीं कर रही। फिर कौन? वो चौंकी। क्या हुमायूं? इसका नाम उसे बहुत बहुत आहिस्ता से लिया। मैं। वो मजीद इसके करीब आई, उसकी आंखों में देखते धीरे से बोली, मैं अपने मुसहफ की बात कर रही हूँ जिसके उतारने वाले से हमने सुना और हमने अताअत की का वादा किया था। क्या तुमने इसे बताया? फरिश्ते? वो बिना पलक झपके इसे देखती रह गई। अल्लाह को सब पता है, मैं क्या बताऊं? क्या तुम्हें दिन में 5 बार इसे अपनी अताअत का बताना नहीं पड़ता? फिर अपने फैसले में तुम इसे कैसे भूल सकती हो? महमल टुकर टुकर इसका चेहरा देखने लगी। इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फरिश्ते क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है? मगर मैंने नमाज तस्बीह कुछ नहीं छोड़ा, मैं सारी नमाजें पढ़ती हूँ। वो दोनों बहुत मध्यम सरगोशियों में बात कर रही थी। लेकिन क्या तुमने इसकी सुनी? इसने कुछ तो कहा होगा तुम्हारे फैसले पे। फरिश्ते ने अभी तक इसे कंधों से थाम रखा था। वो यकटक इसे तके जा रही थी। महमल, तुम इसकी बातें सुनती तो सही, इससे पूछती तो सही। तुम कुरान खोलो और सूरह माइदा का तर्जुमा देखो। इसकी आवाज में तासुब घुल गया। महमल ने एक झटके से इसके हाथ में अपने शानों से हटाए। इसे लगा इससे गलती हो गई है। मैं अभी आती हूँ, आप जाइएगा नहीं। दुकानदार दुपट्टे का पल्लू उंगलियों से थामे नंगे पांव भागती हुई कमरे की तरफ गई। मोहतरमा, आप जा सकती हैं। फवाद ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये मेरे बाप का घर है, इसमें ठहरने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। वो रुखाई से कहती सोफे पे बैठी और फिर से मोबाइल उठा लिया। फवाद और आगा जान ने एक दूसरे को देखा, निगाहों में इशारों का तबादला किया। फिर आगा जान भी गहरी सांस लेते हुए सोफे पे बैठ गए। तकरीब के शुरू होने में 2-2.5 घंटे रहते थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ था। महमल दौड़ते कदमों से अपने कमरे में आई थी। दरवाजे की चिटखनी चढ़ाकर वो शेल्फ की तरफ लगती। सबसे ऊपर वाले खाने में इसका सफेद जिल्द वाला मुसहफ रखा था। इसने धड़कते दिल के साथ दोनों हाथों से ऊपर रखा मुसहफ उठाया और आहिस्ता से इसे दोनों हाथों में थामे अपने चेहरे के सामने लाई। इसे सब याद रहा, सिर्फ ये भूल गया क्यों। वो इसे मजबूती से पकड़े बेड पे आ बैठी और कवर खोला। वो सूरह माइदा की 106 आयत थी। जिस वक्त क्लास में मुसर्रत की मौत की खबर की वजह से इसे बुलवाया गया था, उस वक्त यही आयत पढ़ाई जा रही थी। ए ईमान वालों, जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वह वसीयत कर रहा हो तो चंद अल्फाज पढ़कर ही इसका दिल बुरी तरह से धड़का। इसने जोर से पलकें झपकी। क्या वो सब कुछ वाकई इधर लिखा था? वसीयत, मौत का वक्त, वसीयत। मुसर्रत ने मरते वक्त वसीयत की थी, तुम्हारा रिश्ता वसीम से। बहुत सी आवाजें जहन में गड़बड़ होने लगी। वो सर झटक कर फिर से पढ़ने लगी। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वसीयत कर रहा हो तो इसके लिए शहादत का निसाब ये है कि तुम्हारी जमात में 2 साहिब अदल आदमी गवाह बनाए जाएं। या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर लोगों में 2 गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर इनकी बताई हुई वसीयत में कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो कसम खाकर कहें कि हम किसी फायदे के एवज शहादत बेचने वाले नहीं, और ख्वाह कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम इसकी रियायत करने वाले नहीं, और ना खुदा के वास्ते की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में शुमार होंगे। वो साकसी इंसास को देख रही थी। इसकी आंखें पथरा गई थीं। कुरान को थामे दोनों हाथ बेजान से हो गए थे। क्या वो सब वाकई यहाँ लिखा था? मगर कैसे? वसीयत, 2 अफराद की कसम खाकर गवाही, रिश्तेदार, ये सब तो इसके साथ हो रहा था। वो पलक तक न झपक पा रही थी। इसका दिल जैसे रौब से भर गया था, रौब से और खौफ से। यकायक इसे लगा कि इसके हाथ कपकपा रहे हैं, इसे ठंडे पसीने आ रहे हैं। वो बहुत भारी किताब थी, बहुत भारी, बहुत वजनी, वो जिसका बोझ पहाड़ भी ना उठा सकते थे, और वो कैसे उठा सकती थी। इसे लगा इसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। अब वो मजीद ये बोझ नहीं उठा पाएगी। वो आम किताब नहीं थी, अल्लाह की किताब थी। इसे अल्लाह ने इसके लिए खास इसके लिए उतारा था। हर लफ्ज एक पैगाम था, हर सतर एक इशारा थी। इसने इतनी जिंदगी जाया कर दी। इसने ये पैगाम कभी देखा ही नहीं। महमल,
तुमने इतनी उम्र बेकार गुजार दी। ये किताब लाख में लपेट कर बहुत ऊपर सजाने के लिए तो ना थी, ये तो पढ़ने के लिए थी। हर दफा की तरह आज फिर इस किताब ने इसे बहुत हैरान किया था। सोचना समझना तो दूर की बात, वो तो मुतहय्यर सी इन अल्फाज को तके जा रही थी। ये सब क्या था? कैसे इस किताब को सब पता होता है? क्योंकि ये अल्लाह ताला की किताब है नादान लड़की, ये अल्लाह की बात है, इसका पैगाम है खास तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने ना सुनना चाहा तो ये अलग बात है। किसी ने इसके दिल से कहा। वो कौन था वो ना जानती थी। दरवाजे खुलने की आवाज पे सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो आहिस्ते से चली आ रही थी। कामदार दुपट्टे का किनारा थोड़ी के करीब इसने 2 उंगलियों में ले रखा था। इसके चेहरे की रंगत कदरे सफेद पड़ी हुई थी। ये शायद ये कुछ और था जो इन्हें चौंका गया था। वो धीरे धीरे चलती हुई इनके सामने आ खड़ी हुई। आगा जान, इसने आंखों में झांका। वो इसके अजनबी लहजे पे चौंक से गए। हाँ बोलो। मेरी माँ की वसीयत के वक्त मौजूद लोगों में से कौन से 2 लोग असर की नमाज के बाद अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देंगे कि उन्होंने ये वसीयत की थी या नहीं? पल भर को लॉन्च में सकूत सा छा गया। फरिश्ते ने मुस्कुराहट दबाकर सर नीचे कर लिया। आगा जान हैरान से खड़े हुए। क्या मतलब? आपको पता है सूरह माइदा में लिखा है नमाज के बाद आप में से 2 लोगों को अल्लाह के नाम की कसम उठाकर गवाही देनी पड़ेगी। क्या बकवास है? वो हस्बे तवक्का भड़क उठे। तुम्हें हमारी बात का एतबार नहीं है तुम? वो गुस्सा जब्त करते मिठियां भींच कर रह गए। तभी निगाह फरिश्ते पे पड़ी और तो इसने फौरन शाने अचका दिए। मैंने तो कुछ नहीं किया चचा करीम, तुमसे तो मैं बाद में। आप लोग गवाही देंगे या नहीं? वो इनकी बात काट कर जोर से बोली, फिर चेहरे का रुख सोफों पे बैठे नफूस की तरफ मुड़ा। कौन कौन था उस वक्त आप में से इधर? कौन देगा गवाही? कौन उठाएगा कसम? बोलिए, जवाब दीजिए। सब खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे। इसे इसके सारे जवाब मिल गए थे। काश वो पहले इस आयत को पढ़ लेती तो इतना गलत फैसला ना करती। सही कहता है अल्लाह ताला, हमारी बहुत सी मुसीबतें हमारे अपने हाथों की कमाई होती हैं। तो आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। बहुत बेहतर। मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। इसने माथे पे झूलता टीका नोच कर सामने फेंका। नाजुक सा टीका एक आवाज के साथ मेज के शीशे पे गिरा। अब मेरा भी फैसला सुन लो। आगा जान ने एक गहरी सांस ली। मगर पहले तुम लड़की, उन्होंने हकारत से फरिश्ते को इशारा किया, तुम मुझे यहाँ से चलती नजर आओ। मेरे बाप का घर है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है फवाद। उन्होंने फवाद को इशारा किया। वो सर हिलाकर आगे बढ़ा और सोफे पे बैठी फरिश्ते को एकदम बाजू से खींचा। छोड़ो मुझे। वो इस अचानक इफ्ताद के लिए तैयार ना थी। बेख्तियार चिल्लाकर खुद को छुड़ाने लगी, मगर वो इसे बाजू से खींच कर घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। उसी पल आगाजान महमल की तरफ बढ़े। तो तुम ये शादी नहीं करोगी? हरगिज नहीं करूंगी। मेरी बहन को छोड़ो। वो गुस्से से फवाद पर झपटना ही चाहती थी जो फरिश्ते को जबरदस्ती बाहर ले कर जा रहा था, मगर उससे पहले ही आगाजान ने उसको बालों से पकड़कर वापस खींचा। तो तुम शादी नहीं करोगी? उन्होंने उसके चेहरे पे थप्पड़ मारा। वो चकरा कर गिरी। तुम्हें लगता है हम पागलों की तरह तुम्हारी मिन्नतें करेंगे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे? नहीं बीबी, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी अभी और इसी वक्त। असद, निकाह खां को अभी बुलाओ, मैं भी देखता हूँ ये कैसे शादी नहीं करती। मैं नहीं करूंगी, सुना आपने? वो रोते हुए बोली। वो मुसलसल इसे थप्पड़ों और मुक्कों से मार रहे थे। मेरी बहन को छोड़ दो। खुद को छुड़ाती फरिश्ते महमल को पिटते देखकर लम्हे भर को तो सकते में रह गई थी और फिर दूसरे ही पल इसने जोर से फवाद को धक्का देना चाहा, मगर वो मर्द था, वो इसको धकेल ना सकती थी। वो इसका बाजू पकड़ते हुए इसे दरवाजे से बाहर निकाल रहा था। फवाद, इसे छोड़ दो। यकदम हसन ने पूरी कुव्वत से फवाद को पीछे धकेला था। फवाद इस हमले के लिए तैयार ना था। एकदम बौखला कर वो पीछे हटा। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और फरिश्ते बाजू छुड़ाती महमल की तरफ भागी, जिसे आगाजान अभी तक मार रहे थे। फवाद ने गुस्से से हसन को देखा, मगर इससे पहले कि वो इसे कुछ सख्त कहता, फिजा ने हसन को बाजों से खींचकर एक तरफ कर दिया। मेरी बहन को छोड़ें, हटें। वो चीखती हुई आगाजान का हाथ रोकने लगी, मगर उन्होंने साथ ही एक जोरदार तमाचा इसके चेहरे पे मारा। फरिश्ते टेढ़ाकर एक तरफ गिरी। मुंह मेज के कोने से लगा, होंठ का किनारा फट गया। लम्हे भर को इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। अगले ही मिनट वो खुद को संभाल कर तेजी से उठी। महमल अपने बाजू चेहरे पे रखे रोती हुई अपना कमजोर सा दिफा कर रही थी। अब की बार फरिश्ते ने आगाजान का हाथ नहीं रोका, बल्कि महमल को पीछे से पकड़कर खींचा।
महमल गठरी बनी चंद कदम पीछे पीछे खींचती गई। इसका दुपट्टा सर से उतरकर पीछे ढलक गया। बालों की लटें जोड़ों से निकलकर चेहरे पर बिखर गई। इससे पहले कि आगा जान अपने और महमल के दरमियान चंद कदम का फासला अबूर करते, फरिश्ते इनके बीच आ खड़ी हुई। हाथ मत लगाइएगा मेरी बहन को। अपने पीछे गठरी बनी महमल के साथ सामने अपने दोनों बाजू फैलाए वो चीख पड़ी थी। आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बिगाड़ा है इसने आपका? सामने से हट जाओ वरना तुम आज मेरे हाथों खत्म हो जाओगी। वो गुस्से से एकदम आगे बढ़े ही थे कि फवाद ने इनका बाजू थाम लिया। आराम से आका जान, आपका बीपी शूट कर जाएगा। इनको सहारा देकर वो नरमी से बोला था। महमल अभी तक घुटनों पर सर रखे रो रही थी, जबकि फरिश्ते इसके आगे अपने बाजू फैलाए रास्ते रोके खड़ी थी। फवाद चाहता तो इसको पकड़ लेता, मगर जाने क्यों वो आका जान को सहारा दिए वहीं खड़ा रहा, इसकी तरफ नहीं बढ़ा। मैं महमल को इधर नहीं रहने दूंगी। उठो महमल, अपना सामान पैक करो, अब तुम मेरे साथ रहोगी। चलो। इसने महमल को उठाना चाहा, मगर वो ऐसे ही गिरी रोती जा रही थी। आपको क्या लगता है आप इसे अपने साथ ले गई तो हम खानदान वालों को कहेंगे कि महमल की नाम नेहाद बहन इसे ले गई और बस? महमल को बाजू से पकड़कर उठाते इसके हाथ एक सानियों को थम गए। इसने कदरे उलझकर सर उठाया और फवाद को देखा। चेहरे पर छाया गुस्सा आहिस्ता से उलझन में ढला था। क्या मतलब? मतलब यह कि महमल वो लड़की है ना जो एक रात पहले भी घर से बाहर रह चुकी है। तो इसके लिए अगर खानदान वालों को ये बताया जाए कि ये निकाह से पहले किसी के साथ भाग गई तो वो फौरन यकीन कर लेंगे। इसके चेहरे पे शातराना मुस्कुराहट थी। नहीं, महमल ने तड़प कर आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारे नहीं कहने से ये बदनामी टल तो नहीं जाएगी डियर कजन। तुम अपनी बहन के साथ गई तो हम तुम्हें पूरे खानदान में बदनाम कर देंगे और फिर ये तुम्हें कितना अरसा संभालेगी। इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? महमल फटी फटी निगाहों से फवाद का चेहरा देख रही थी। खुद फरिश्ते भी सुन रहेगी। अगर तुमने इस घर से कदम भी निकाला तो तुम बदनाम हो जाओगी। पूरा खानदान थूकेगा तुम पे माँ के मरते ही खुली छू। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो खौफसदा सी घुटी घुटी आवाज में बमुश्किल बोल पाए। यानी तुम वसीम से शादी करने के लिए तैयार हो? वेरी गुड कजन। वो इसी अय्यारी से मुस्कुराए। असल चचा यकीनन निकाह को लाते ही होंगे। वसीम किधर है? कोई इसे भी तो बुलाए। हरगिज नहीं। फरिश्ते ने गुस्से में तड़प कर इसे देखा। मैं महमल की शादी तुम्हारे भाई से नहीं होने दूंगी। तुम लोग ये सब जरूर सिर्फ इसकी जायदाद हथियाने के लिए कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम शादी के बाद इससे जायदाद अपने नाम लिखवाओगे और इसे तलाक देकर घर से निकाल दोगे। हाँ बिल्कुल, हम यही करेंगे। वो बहुत सुकून से बोला। गो कि ये बात फरिश्ते ने खुद ही कही थी, मगर इसे फवाद से इतराफ की तवक्का ना थी। वो अपनी जगह शशदर रह गई। तो तुम वाकई? हाँ, हम इसीलिए तो महमल की शादी वसीम से करवाना चाहते हैं। फवाद, आगा जान ने तब भी नजरों से इसे टोकना चाहा। मुझे बात करने दे आगा जान। हाँ तो महमल, हम इसीलिए तुम्हारी शादी वसीम से कर रहे हैं। तुम्हें मंजूर है ना? क्योंकि फरिश्ते के साथ तो तुम जा नहीं सकती। अब तुम्हें शादी तो करना ही होगी। नहीं, वो बेख्तियार वैश्य से चिल्लाई। मैं नहीं करूंगी ये शादी। महमल, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें शादी करना पड़ेगी। वो बगौर इसकी आंखों में देखकर कहता आहिस्ता आहिस्ता इसे चारों तरफ से घेर रहा था। काश मैं तुम्हें बद्दुआ दे सकती आगा फवाद, मगर मैं हामिलीन कुरान में से हूँ, ऐसा नहीं करूंगी। क्या तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? फरिश्ते ने तनफ्फुर से इसे देखा। मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा है। तुम गलत कर रहे हो एक यतीम लड़की के साथ। ये तो हम काफी सालों से कर रहे हैं। यकीन कीजिए हम पर कभी कोई तूफान नूह नहीं आया। तुम्हें इस तूफान की खबर तब होगी जब वो तुम्हारे सर पर पहुंच चुका होगा। अल्लाह से डरो। तुम्हें इस यतीम पर जुल्म करके क्या मिलेगा? तो आप इस जुल्म को अपने हक में क्यों नहीं बदल देती? क्या मतलब? वो जवाब दिए बिना इसमें नजर डालता महमल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो जमीन पर बैठी सर उठाए इसे टुकड़ टुकड़ देख रही थी। एक सूरत में मैं तुम्हारी शादी वसीम से रोक दूंगा और चाहो तो तुम अपनी बहन के साथ चली जाओ। हम खानदान वालों को कुछ नहीं बताएंगे। फिर फरिश्ते जहाँ चाहे तुम्हारी शादी करवा दे। हमारा पूरा खानदान शरीक होगा। क्या तुम वो सूरत अख्तियार करना चाहोगी? महमल के चेहरे पे बेयकीनी उतर आई। वो बिना पलक झुके फवाद का चेहरा देखने लगी। सिद्रा, मेरी बेड साइड टेबल पे जो कागज पड़ा है वो ले आओ और साथ पेन भी ले आना।
इसने महरीन और निदा के साथ दीवार से लगी खामोश खड़ी सिदरा को इशारा किया, जो इसकी बात सुनकर सर हिलाते हुए तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपकी। तुम क्या कहना चाहते हो? खतरे का अलार्म दूर कहीं बजता फरिश्ते को सुनाई दे रहा था। यही कि महमल की शादी रुक सकती है, वो तुम्हारे साथ जा सकती है अगर। इसने सीढ़ियों से उतरती सिदरा को देखा, जो भागती हुई आई और इसे कागज कलम पकड़ा दिया। अगर तुम दोनों ये पेपर साइन कर दो। ये क्या है? फरिश्ते का लहजा मोहतात था। मुझे मालूम था कि आप निकाह के वक्त ड्रामा करने जरूर आएंगे, इसलिए हमने पहले से इंतजाम कर रखा था। आपको क्या लगता है हमें नहीं था कि आप महमल से मिलकर इसे क्या पटनियां बढ़ाती हैं? हमें सब पता था मोहतरमा, ये भी कि महमल कब कब आपके कजन से मिलती रही है, मगर उस वक्त के लिए हमने आंखें बंद रखी थी। आपकी क्या शर्त है वो बात करें, वो सर्द लहजे में बोले। यह फरिश्ते इब्राहिम और महमल इब्राहिम का ऐलान दस्तबरदारी है इस घर, फैक्ट्री और आगा इब्राहिम की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से। ये दोनों बहनें दस्तबरदारी का ऐलान करती हैं और हर चीज हमारे हवाले करती हैं। ये कभी भी हमसे किसी भी मरोसी मलकियत से हिस्सा मांगने नहीं आएंगी, और आप जानती हैं कि बदले में हम वसीम की शादी महमल से नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स ये आखिरी बात इस कागज में नहीं लिखी। फरिश्ते के चेहरे पर पहले उलझन उभरी, फिर हैरत और फिर वाज़ेह बेयकीनी। तुम हमें हमारे हक से हमारे घर से बेदखल करना चाहते हो? बिल्कुल सही। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आगा फवाद? तुम इसकी बेयकीनी और तहीर गुस्से में बदल गया। तुम हमें हमारे घर से बेदखल कैसे कर सकते हो? ये हमारा घर है, हमारे बाप का घर है, इसमें हमारा हक है। हमें जरूरत है पैसों की, महमल की पढ़ाई और फिर इसकी शादी के लिए। हमें इन सब के लिए पैसों की जरूरत है। ये हमारा सर दर्द नहीं है। तुम ये साइन कर दो और तो महमल की जान वसीम से छूट जाएगी। मगर हम तुम्हें अपना हक क्यों दें? क्योंकि इस सब पर मेरे शौहर और बेटों का हक है। ताई मुमताज चमक कर कहती आगे बढ़ी। इब्राहिम की वफात के वक्त ये बिजनेस दिवालिया हो चुका था। मेरा शौहर दिन रात मेहनत ना करता तो ये बिजनेस कभी स्टैब्लिश ना हो सकता था। अगर इतने ही मेहनती थे आपके शौहर और बेटे, तो अपने अब्बा की डेथ के वक्त बेरोजगार क्यों फिर रहे थे? तो मेरे अब्बा की डेथ के वक्त बेरोजगार क्यों फिर रहे थे? और तुम? वो फवाद की तरफ पलटी। और वारिस तो अल्लाह ने बनाए हैं, हम कैसे अपना हक ना लें? फरिश्ते बीबी, ये प्रॉपर्टी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगी। अभी कुछ देर में मेहमानों की आमद शुरू हो जाएगी। शादी वाला घर है, जरा सी बात का बतंगर बन जाएगा और बदनामी किसकी होगी? सिर्फ महमल की। अव्वल तो इसकी वसीम से शादी करना ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप यूं ही अड़ी रही तो ठीक है, हम खानदान में कह देंगे कि महमल किसी के साथ भाग गए, किसी का खानदान छूटेगा, किसी का मैका बदनामी के बाइस छूटेगा। आप खुद फैसला कर सकती हैं। वो कहते कहते जरा देर को रुका। वो तासुब से इसे देख रही थी। अगर फवाद, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? वो हौले से मुस्कुरा दिया। हम कोई गलत बात थोड़ी कर रहे हैं, अपना हक ही तो मांग रहे हैं। खैर, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप और महमल इस पर दस्तखत कर दें और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाएं। हम बाइज्जत तरीके से शादी कैंसिल कर देंगे। आप महमल को अपने साथ ले जाइए, आप जिससे चाहें जब चाहें इसका निकाह करा दें। हम भरपूर शिरकत करेंगे, बल्कि पूरा खानदान शिरकत करेगा। ये घर महमल का मैका रहेगा, वो जब चाहे इधर आ सकती है, मगर इस मलकियत में आप दोनों में से कोई हिस्सा नहीं लेगा। लीजिए। इसने कागज कलम इनके सामने रख दिए। कर दीजिए साइन। मगर फवाद, आगाजान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ताई मेहताब ने इनका बाजू थाम लिया। इसे बात करने दें, वो ठीक कह रहा है। फरिश्ते ने सर झटका। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपकी इस ब्लैकमेलिंग में आ जाऊंगी? बल्कि आपको तो इसकी बात अभी अधूरी थी कि इसे अपने दाएं हाथ पे दबाव महसूस हुआ। इसने चौंक कर देखा, महमल इसका हाथ पकड़कर खड़ी हो रही थी। इसका कांदार दुपट्टा सर से ढलक गया था। बिखरी हुई भूरी लटें गालों को छू रही थी। आंसुओं ने काजल धो डाला था। वो बदिक्कत फरिश्ते का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसके अंदाज में कुछ था। इसका माथा ठनका और इससे पहले के फरिश्ते इसको रोक पाते, इसने झपट कर फवाद के हाथ से कागज कलम छीना। किधर करने हैं साइन, मुझे बताओ। वो हिज़ियानी कैफियत में चिल्लाई थी। फवाद जरा सा मुस्कुराया और अपनी उंगली कागज में एक जगह रख दी। नहीं महमल, फरिश्ते को झटका लगा था। हमारे पास कई रास्ते हैं, हमें इनकी ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं है। मगर मुझे फरिश्ते, अब मैं तंग आ चुकी हूँ। नहीं चाहिए मुझे कोई जायदाद, कोई मालो दौलत, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ले लें, सब ले लें।
वो धड़ाधड़ साइन करती जा रही थी, आंसू इसकी आंखों से बराबर गिर रहे थे। फरिश्ते साकत से इसे देखे गई। इसने तमाम दस्तखत करके कागज और कलम फवाद की तरफ उछाल दिए। ले लो सब कुछ, तुम लोगों को अल्लाह से डर नहीं लगता। मैं अब तुमसे अपना हक कभी नहीं मांगूंगी। छोड़ दी मैं अपने सारे हक। वो कहते कहते निढाल से सोफे पर गिर गई और गहरी सांस लेने लगी। वो वाकईतन थक चुकी थी, टूट चुकी थी। फवाद ने कागज सीधा करके देखा, फिर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ इर्द खामोश और बेयकीन बैठे हाजरीन पर एक निगाह दौड़ाई, फिर फरिश्ते की तरफ पलटा। महमल ने दस्तखत कर दिए हैं, अब आप भी कर दें। इसने कागज इसकी तरफ बढ़ाया, मगर फरिश्ते ने इसे नहीं थामा। वो अभी तक सत्ते के आलम में महमल को देख रही थी। दस्तखत करो बीबी और इसे ले जाओ। मेहताब ताई ने आगे बढ़कर इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी, फिर नागवारी से इनका हाथ हटाया और फवाद के बड़े हाथ को देखा। नहीं, तो महमल को नफ्सियाती तौर पर घेर कर बेवकूफ बना सकते हो। ये छोटी है, कम अकल है, मगर फरिश्ते ऐसी नहीं है। वो तुम्हारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। मैं हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। और मैं क्यों करूं साइन? फिर मुझे जरूरत है अपने हिस्से की। मैं पीएचडी भी करना चाहती हूँ, मुझे बाहर जाना है। मैं इसकी ये बात अधूरी रह गई। फवाद ने कागज कलम मेज पर फेंका और सोफे पर बैठी महमल को गर्दन से दबोच कर उठाया और अपने सामने ढाल की तरह रखते हुए जाने कहां से पिस्तौल निकालकर इसकी गर्दन पर रखा। अब भी नहीं करोगी तुम साइन? वो घबराया, फरिश्ते सन्नाटे में आ गई। फवाद ने बाजू के हल्के में इसकी गर्दन दबोच रखी थी। वो शौक के बायस कुछ कहने के काबिल नहीं रही थी। सब गिरफ्त के बायस इसकी आंखें उबल कर बाहर आने लगी। बेअख्तियार वो खांसी। अपनी बहन से कहो कि शराफत से साइन करते, वरना मैं गोली चला दूंगा। और तुम जानती हो कि मैं कानून की बेबसी का मुंह बोलता सबूत हूँ। यही कहा था ना तुमने मेरे बारे में? इसके कान के करीब मुंह ले जाकर इसने बजाय सरगोशी में कहा, मगर सबके कानों तक इसकी आवाज पहुंच गई। सबको गोया सांप सूंघ गया। हसन ने आगे बढ़ना चाहा, मगर फिजा ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या आप कर रहे हो? अगर उसने गोली चला दी तो यह मर जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो? उन्होंने बेटे को घर का तो वो बेबसी से खड़ा रह गया। बोलो फरिश्ते बीबी, तुम साइन करोगी या नहीं? इसने पिस्तौल की ठंडी नाल महमल की गर्दन पर चुभोई। वो सिसक कर रह गई। बोलो फरिश्ते, वो जोर से चीखा। नहीं, वो जैसे होश में आई थी। मैं साइन नहीं करूंगी। इसका लहजा अटल था। मैं 3 तक गिनूंगा। फरिश्ते, अगर मैंने गोली चला दी तो तुम्हारी बहन कभी वापस नहीं आएगी। फरिश्ते प्लीज। महमल बिलक पड़ी। प्लीज मेरी खातिर फरिश्ते, आज आप अपना हक छोड़ दें। मैं वादा करती हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके लिए अपना हक छोड़ दूंगी। आई प्रॉमिस। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, मैं 3 तक गिनूंगा। फरिश्ते ने देखा इसकी उंगली ट्रैगर पर मजबूत हुई और वाकई गोली चलाने वाला था। 1 लम्हे भर पर इसका दिल कांपा। अगर वो गोली चला दे तो महमल मर जाएगी। फिर भले वो हुमायूं को बुला ले, कोर्ट कचहरी में गवाहियां देती फिरे, कुछ भी कर ले, इसकी बहन वापस नहीं आ सकेगी। 2 भले फवाद को फांसी हो जाए, सारी जायदाद की मालिक बन बैठे, इसकी बहन वापस नहीं आएगी। 3 रुको, मैं साइन कर दूंगी। वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, लेकिन आपको महमल की शादी इसी वक्त वहां करनी होगी जहां मैं कहूंगी, और इसमें ना सिर्फ आप सब बल्कि आपका पूरा खानदान शरीक होगा। महमल इसी घर से रुखसत होगी। मंजूर है, फवाद झट बोला था। महमल फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। फरिश्ते क्या कहना चाह रही है वो नहीं समझ पा रही थी। फिर इसने हसन को देखा। वो इसी तरह बेबस खड़ा था। फिजा ने सख्ती से इसका बाजू थाम रखा था। बेबस और कमजोर मर्द, वो जो इतने दावे करता था, सब बेकार गए थे। ठीक है, फिर निकाह खां को बुलाइए, मैं हुमायूं को बुलाती हूँ। इसने झुककर मेज पर रखा मोबाइल उठाया। हुमायूं दाऊद? फवाद को गोया करंट लगा था। जी वही। फरिश्ते तलखी से मुस्कुराकर सीधी हुई। बोलिए, अब आपको ये मायदा कबूल है? हुमायूं दाऊद? वो एएसपी, वो पुलिस वाला? नहीं, हरगिज नहीं। बहुत सी हैरान गसीली आवाजें उभरती थीं, जिनमें सबसे बुलंद आवाज आगा जान की थी। वो शख्स इस घर में कदम नहीं रख सकता जिसने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था। तुम्हें दस्तखत नहीं करना तो ना करो, मगर मैं महमल की शादी कभी इससे नहीं करूंगा। मैं आपसे बात नहीं कर रही करीम चचा, मैं ये मायदा आगा फवाद के साथ कर रही हूँ। इन्हीं को बोलने दीजिए ना। मगर
नहीं आगा जान, कोई मसला नहीं है, आप बुलाइए इसको, हमें कबूल है। वो समझ चुका था, चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई थी। मगर फवाद ये कल को मुकर गई तो? आगा जान ने परेशानी से इसका शाना पकड़कर अपनी जानिब किया। ये नहीं मुकरेंगी, ये तो माशाअल्लाह से मुसलमान हैं। ये वादे से नहीं फिरेंगे। मुसलमान को तोड़ कर कहते हुए इसने इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट फरिश्ते की जानिब उछाली। वो लब भीड़ से तनफ्फुर से इसे देखती रही। ठीक है, आप बुलाइए अपने कजन को, फंक्शन तो आज होना ही है। असद अब तक निकाह ख्वाह बंदोबस्त कर चुका होगा। गुफरान चचा मसरूफ से लहजे में कहते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इनकी जैसे जान छूट गई थी। फिजा से भी अपना इत्मीनान नौकोशी छुपानी मुश्किल हो रही थी। इन दोनों को गोया अपना बेटा वापस मिल गया था। फिर भी वो हसन का बाजू मजबूती से सामने खड़ी थी, मगर अब शायद वो रस्सी तड़ाकर भागने के काबिल ना रहा था। इसका तो आसरा ही खत्म हो गया था। आओ अंदर चलें। फरिश्ते ने थके थके अंदाज में महमल का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लिए इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। सब गर्दन मोड़कर इन्हें जाता देखने लगे। पूरे घर में अजीब सी खामोशी दौड़ गई थी। नेक्स्ट बात, वो सब किसी ख्वाब किसी कैफियत में हुआ था। शायद वो एक हसीन ख्वाब ही था जिसकी ताबीर की इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बहुत सारे ख्वाब तोड़ने पड़े थे, मगर इसे उस वक्त वही सही लगा था। ये ना करती तो वो लोग इसे खानदान घर में बदनाम करते थे। इसके मरहूम माँ बाप का नाम उछाला जाता। या फिर सबसे बड़ी वजह ये थी जो फवाद को भी मालूम थी और जिसको इसने इस्तेमाल किया था। महमल की दुखती रख के इसका खानदान इसको इज्जत से बया दे। इसे दौलत से ज्यादा अपना मकाम और इज्जत चाहिए था, और फवाद ने इसी दुखती रख को उस वक्त दबाया था और इसका दिल तड़प उठा था। वो फैसला जज्बाती था, मगर इसे सही लगा था। फिर जो भी हुआ जैसे नींद की हालत में हुआ। फरिश्ते इसका चेहरा क्लींजर से साफ करके ब्यूटिशियन के साथ इसका दुपट्टा सेट कर रही थी। फिर वो ताई मेहताब के जेवर उतार के इसकी माँ के जेवर पहना रही थी। फिर वो इसका मेकअप कर रही थी। फिर वो इसके सैंडल के स्ट्रैप बंद कर रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और फिर वो बहुत कुछ कर रही थी, मगर इससे आवाज नहीं आ रही थी। सारी आवाजें बंद हो गई थी। सारे मंजर धुंधला गए थे। बस वो अपने हाथों को देखती बुद्ध बनी बैठी थी। वो ख्वाब हसीन था, मगर इसका दिल खाली था। सारे जज्बात गोया मर से गए थे। ख्वाहिशों के जुगनू खो गए थे। या शायद हमें खुशी से मोहब्बत नहीं होती, खुशी की ख्वाहिश से मोहब्बत होती है। हमारी सब मोहब्बतें ख्वाहिशात से होती हैं। कभी किसी को पाने की तमन्ना, कभी कोई खास चीज हासिल करने की आरज़ू। शायद मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश से होती है, चीजों या लोगों से नहीं। इसने अपनी ख्वाहिश को अपने पहलू में बैठे देखा, मगर इसका अपना सर झुका था, सो ज्यादा देख ना पाई और इसी झुके सर के साथ निकाहनामे पर दस्तखत करती गई। जब इसका हाथ थामकर फरिश्ते से उठा रही थी तो इसने लम्हे भर को इसे देखा, जो सामने लब भिंचे खड़ा था। ब्राउन शलवार कुर्ते में मलबूस, संजीदा और वजीज। इसने निगाहें झुका ली। इसे इसकी संजीदगी से खौफ आया था। क्या वो इस पर मसलत की गई थी? अनचाही बेवकत बीवी। इसने बेइज्जती और तौहीन महसूस करना चाहिए, मगर दिल इतना ही खाली था कि कोई एहसास बेदार ना हुआ। इर्द गिर्द लोग बहुत कुछ कह रहे थे, मगर इसकी समाअतें बंद हो गई थी। बस सर झुकाए हुमायूं की गाड़ी की बैक सीट पे बैठ गई। इसे लगा अब जिंदगी कठिन होगी, बहुत कठिन होगी। यहाँ ये हमारी एपिसोड खत्म होती है और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या वाकई मैमल की जिंदगी आगे हुमायूं दाऊद के साथ कठिन होगी या खुशगवार। तो नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा और जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।